Assalamu alaikum everybody, good morning. I am Dr. Jamil Memon, delivering lecture on physics, and today is 16th January. We start with chapter number 6, its name is gravitation, and topic is law of universal gravitation. Law of universal gravitation introduced by Isaac Newton in 1687 AD. 1687 AD में ऐसाक न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया, और इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी कहानी है। हमें तो ये बहुत आसान जल्दी मिला है, और ऐसाक न्यूटन ने इसके पीछे कितनी मेहनत की, और इसके पीछे और भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एक सिंपली ग्रेविटी होती है और दूसरी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है ये पूरी कायनात के अंदर जितने भी मासेस हैं उनके बीच में पाई जाती है। तो ऐसाक न्यूटन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे डिफाइन किया, मैंने डेफिनेशन लिखी है। पहला पॉइंट लिखा है ऐसाक न्यूटन ने, ये जो टॉपिक है ये 1687 में जो है इंट्रोड्यूस किया, और इसकी डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो दो जो मास होते हैं, दो मासेस के बीच में उनका मास भले कितना भी हो और कहीं पर भी पड़े हुए हो, और उनको हम कंसीडर करते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास हम इस वजह से कंसीडर करते हैं कि ये एक दूसरे से बहुत दूर है, जैसे सूरज और जमीन एक दूसरे से दूर है। तो उनका जो मास होगा m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। So force of attraction directly proportional to the product of their masses. It means इसका मतलब ये है कि जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो फोर्स ज़्यादा होगा, और जितना मास कम होगा उतना फोर्स कम होगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने पढ़ा होगा कि जितना डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे फोर्स कम होगा। मतलब डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो फोर्स जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और अगर डिस्टेंस हम डिक्रीज करते जाएंगे तो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को बढ़ाओ, अगर फासले को इंक्रीज करो तो फोर्स डिक्रीज हो, और अगर फासले को डिक्रीज करो तो फोर्स इंक्रीज हो। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगी, फर्स्ट जो relation हुआ directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. When we merge them, इन दोनों को merge करेंगे तो f directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to the distance between the masses, तो r square. When we remove the sign of proportionality, जब हम sign of proportionality को खत्म करते हैं और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, एंड f इज इक्वल टू यहाँ पे g जो है दैट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक स्मॉल g होता है, एक कैपिटल G होता है, यहाँ पे ये कैपिटल G है, एंड इट्स वैल्यू कैलकुलेटेड दैट इज 6.67 into 10 power minus 11। ये बहुत कम है, अगर माइनस 11 को खत्म करेंगे तो ये 0.10 फिर 6, तो ये ना होने के बराबर है। तो 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसका डायमेंशन भी हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द यूनिट। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डायमेंशन कैलकुलेट किए थे, और g का डायमेंशन ये न्यूटन फोर्स का यूनिट है, मीटर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है, और मास की प्रोडक्ट है किलोग्राम पर स्क्वायर। तो when we remove the sign of proportionality or keep a constant quantity, तो f is equal g m1 m2 upon r square। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट का नाम 1 रखते हैं और इस ऑब्जेक्ट का नाम 2 रखते हैं, तो 1 फोर्स लगाता है 2 पे और 2 फोर्स लगाता है 1 पे। तो ये न्यूटन अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे F1 2 जितना फोर्स वो उस पे लगाएगा उतना ही वो रिएक्शन में
बराबर फोर्स लगाएगा तो हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम लिखेंगे F21 तो वो निगेटिव होगा क्योंकि वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो उस यहाँ पे निगेटिव साइन है। लेकिन यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, तो यहाँ पे आप इसके साथ यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। पहला पॉइंट ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, दैट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। इट मीन्स ये जो दोनों सेंटर्स हैं इनके बीच में जो लाइन आएगी ये बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, मतलब दो ऑब्जेक्ट जो सेंटर होंगे उन सेंटर्स पे लगेगा। इसका ऐसे कभी भी डायरेक्शन नहीं होगा, मसलन ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर होगा। ऐसे फोर्स नहीं होगा, ऐसे फोर्स नहीं होगा, मतलब किसी और डायरेक्शन में नहीं होगा। तो दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि दोनों सेंटर के बीच में जो लाइन होगी ये फोर्स उस लाइन पर मौजूद होगा, उससे बाहर कहीं नहीं होगा। और दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। अब हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्जन भी होगी, लेकिन यहाँ पे जो मासेस होते हैं, मासेस में कभी भी रिपल्जन नहीं होती, मासेस में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर थर्ड, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इसका मतलब ये है कि अगर दो मासेस वैक्यूम में पड़े हों, एयर में पड़े हो या वाटर में पड़े हो या किसी भी मीडियम में पड़े हो, तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फोर्स पे। वैसे चार्जेस, जब हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बीच में अगर मीडियम चेंज होता है तो मीडियम की वजह से फोर्स में चेंज आ जाती है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो मीडियम जो है कोई भी हो, मतलब एयर हो या वैक्यूम हो, एंड कोई भी मीडियम हो, तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। एंड फोर्थ पॉइंट इज, अगर फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगा रहा है, अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। अगर हम दो मासेस ऐसे ही लेते हैं, भाई ये एक मास है 2 किलोग्राम और दूसरा 10 किलोग्राम है, और उनके बीच में फोर्स मालूम करें, तो ये ऐसे कंसीडर नहीं होगा। इसको हम पॉइंट मासेस लेंगे। जब भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं। पॉइंट हम इस वजह से लेते हैं, जो मासेस बहुत दूर होते हैं तो दूर जो नज़र आते हैं तो वो पॉइंट की शक्ल में आते हैं, जैसे सूरज है वो पॉइंट की शक्ल में हमें नज़र आता है, यहाँ स्टार्स होते हैं वो हमें पॉइंट की शक्ल में नज़र आते हैं। तो ये वैलिड फॉर द पॉइंट मासेस। एंड नंबर 6 पॉइंट इज सिग्निफिकेंस फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ये दो मार्कर हैं, इन दो मार्कर्स के बीच में अगर हम फोर्स मालूम करेंगे, तो अगर फॉर एग्जांपल इसका मास 1 किलोग्राम है, इसका भी 1 किलोग्राम है, तो वो हमें बहुत कम मिलेगा, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो 6.67 × 10⁻11 है। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि दो बंदे जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ जाते क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स हम मेयर करते हैं वो बहुत कम होता है। अगर बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे ज़मीन है, ज़मीन का मास 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, और जो सन का है वो 2 × 10⁻30 किलोग्राम है, तो वो बहुत ह्यूज मास है। और ह्यूज मास होने की वजह से जब हम उनके बीच में फोर्स मालूम करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू, बड़ी वैल्यू मिलती है। लेकिन अब जो छोटे मासेस होते हैं, अब आदमी है या कोई भी दो चीज़ें, दो कारें हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो फोर्स बहुत निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। जब ये वैल्यू हम फार्मूले में ऐड करते हैं 6.67 × 10⁻11, तो ये वैल्यू उनको बहुत, फोर्स जब रिजल्टेंट हम मालूम करते हैं तो वो बहुत कम हमें मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मास ऑफ अर्थ। बाय यूजिंग द आइजैक न्यूटन फार्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वी कैन मेजर द मास ऑफ अर्थ। तो न्यूटन ने बताया कि हम ज़मीन का मास, सूरज का मास
और किसी भी चीज़ का मास, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, बाय यूजिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड द फार्मूला फॉर द फोर्स F = G(m1 m2 r²) को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम मास ऑफ अर्थ भी मालूम कर सकते हैं, मास ऑफ सन भी मालूम कर सकते हैं, और किसी चीज़ की डेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वी नो दैट के फार्मूला क्या है, F = G(m1 m2 r²) हम ये पहले पढ़ चुके हैं, और ये फार्मूला आइजैक न्यूटन ने दिया। फर्ज करें दिस इज द अर्थ, और अर्थ का ये सेंटर है, और इसका मास होगा, मास ऑफ अर्थ M, कैपिटल M हम मास के लिए यूज़ करते हैं, E जो है वो अर्थ के लिए, दिस इज द मास ऑफ अर्थ, ये हमें मालूम करना है। एंड सेंटर से लेकर इधर तक जो है वो जो सरफेस है ऑफ द अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा, और वहाँ पे फर्ज करें कोई मास पड़ा है, हमें पता नहीं है ये मास कितना है, ये कितना भी मास हो, कितना भी मास ले लें, 1 kg ले लें, 2 kg ले लें, जितना भी मास है, और वो मास M। अब हमने फार्मूला चेंज कर लिया, अब हमें ये एक मास हो गया ME, ये हो गया M1, और ये हो गया M2। फर्ज करें ये M2 बराबर M के है और M1 बराबर मास ऑफ अर्थ के हैं, तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। F = G(m)(me), ये मास हो गया जो उसके ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, और दूसरा जो है वो मास ऑफ अर्थ है, और ये जो रेडियस ऑफ मतलब ज़मीन के सेंटर और इसके सेंटर के बीच में जो फासला है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, और उस रेडियस ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो वी नो दैट के जो फोर्स होता है, ये ऑब्जेक्ट ज़मीन पे पड़ा हुआ है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगा वेट के, और वी नो दैट वेट इज इक्वल टू mg, W = mg। तो फोर्स की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, W पुट करेंगे, W की जगह पे हम mg पुट करेंगे, दैट mg = G(m)(me) अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये m में कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो बचेगा G = G(me) रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ये रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड में इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा G रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन G। ये G जो है ऊपर था, इस तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा, इस तरफ बच गया ME = G(re² अपॉन G। तो अब क्या करना है, अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। वी नो दैट के G की जो वैल्यू है, G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ अर्थ द कैलकुलेटेड वैल्यू 6.38 × 10⁻6 मीटर, एंड G जो कैपिटल G है दैट इज 6.67 × 10⁻11। जब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, अगर कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम। इसको राउंड फिगर करेंगे तो मास ऑफ अर्थ हमें मिलेगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। Any question? You can ask any question from this topic.